आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर द्रव्य औषधि। द्रव्य क्या है ये हमने जान लिया कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी हमारे आजू बाजू में है, वो सभी द्रव्य है। तो ये द्रव्य के बारे में हमने जान लिया। और आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने जान लिया। त्रिसूत्री त्रिसूत्र क्या है वो भी हमने देखा। हेतु, लिंग और औषधि, ये तीन सूत्र पे पूरा आयुर्वेदा आधारित है। अभी उसके आगे हमें देखना है सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि ये ये थे, अ, तीन सूत्र थे। ये तीन हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ये थे त्रिसूत्रास आयुर्वेदा के। आयुर्वेदा के तीन सूत्रास थे, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। हेतु सूत्र मतलब क्या था? कॉज, कारण। क्या कारण था कि वो डिसीज उत्पन्न हुआ। फिर वो डिसीज जो उत्पन्न हुआ है वो कैसे उत्पन्न होता है ये हमने कल देखा। फिर उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं धीरे धीरे। तो वो सिम्टम्स हमने उदाहरण से जान लिया। फिर ये सिम्टम्स जब दिखाई देते हैं तभी हम जान पाते हैं कि वो डिसीज हमें हो चुका है। फिर हम उसे जो उसको खत्म करने के लिए हम जो औषधि लेते हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं, उस ट्रीटमेंट को कहा जाता है औषध सूत्र। फिर तीसरा हो गया औषध सूत्र या द्रव्य सूत्र। तो फिर ये हो गए तीन सूत्रास, आयुर्वेदा के ये हो गए तीन सूत्रास। अभी हमें देखना है सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा। अभी कंपोनेंट्स क्या है, सिक्स कंपोनेंट्स क्या है, जिसके ऊपर ये आयुर्वेदा आधारित है, ये त्रिसूत्र की तरह ही। तो सेजेस डिस्क्राइब्ड, सेजेस यानी कि सभी ऋषि मुनियों ने सिक्स कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया है, बताया है कि क्या है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं। अब ये तीन सामान्य, अभी जो भी हमें दिखाई देते हैं ये कंपोनेंट्स, तो एक तो वो सामान्य होते हैं या विशेष होते हैं। फिर उन द्रव्यों में कुछ गुण होता है, गुण होते हैं उसमें, द्रव्य से बने हुए हैं ये कंपोनेंट्स, और कुछ में कर्म है और समवाय, इनसेपरेबल कॉम्बिनेशंस है। तो ये सिक्स कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर आयुर्वेदा आधारित है। दीज प्रिंसिपल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, डिसीज एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो सिक्स कंपोनेंट्स है, ये सिक्स कंपोनेंट से हमें समझ में आता है हेल्थ क्या है, डिसीज क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये जो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र है, इसको समझने के लिए ये सिक्स कंपोनेंट्स जानना जरूरी है। सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? द्रव्य। द्रव्य इज दैट एंटाइटी ऑन विच गुण एंड कर्म डिपेंड्स अपॉन। तो ये द्रव्य जो है, एलिमेंट, एलिमेंट आप सबको पता है, जो भी है वो सभी एलिमेंट है, उसको द्रव्य कहते हैं। और हर एक द्रव्य उसके गुण से चिपका हुआ है और कर्म से चिपका हुआ है। अब गुण, गुण क्या है? अगर मैंने कहा कि एकदम शांत महिला और जो एकदम सुरीली गाती है, तो आपके सामने कौन आता है? कौन आएगा? एकदम शांत महिला और बहुत सुरीला उसका आवाज है, ऐसे अगर मैंने लता कहा मंगेशकर। लता मंगेशकर, यस, है ना? तो हमने, मैंने नाम भी नहीं लिया लेकिन आपने लता मंगेशकर नाम बोल दिया, तो हमने उसको, लता मंगेशकर को याद रखा हुआ है, हमारे दिमाग में वो है। कैसे याद है? तो उसके गुणों से, उसके गुणों से हमने उसको याद रखा है। किसी और को याद रखा है क्या? सामान्य किसी और को हम नहीं कहेंगे, एकदम से झट से लता मंगेशकर सामने आ जाती है क्योंकि उसके वो गुण है। तो ये द्रव्य जो है ना, ये द्रव्य गुणों से ही पहचाना जाता है। अगर जल लिया, अब ये पंचमहाभूत है, तो पंच महाभूत में जल को लिया, तो जल, जल मतलब उसके जो गुण है वो कोल्डनेस है, फिर सॉफ्टनेस है,
फिर वो बहता है। तो ये जो उसके गुण है, वो गुण सामने आने चाहिए। तो वो जो भी द्रव्य है, उस द्रव्य के गुण और कर्म, कर्म फिर उसका कर्म क्या है, वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। कर्म यानी क्या, हमने जान चुके हैं हम कि कर्म क्या है, तो फंक्शन जिसके ऊपर वो डिपेंड्स, इट रिमेन्स इनसेपरेबल एसोसिएटेड विथ देम। तो द्रव्य जो है, द्रव्य उसके गुण और कर्म से इनसेपरेबल है, वो उसके अंदर होता ही है। लकड़ी ली तो लकड़ी के अंदर अग्नि है ही, उसको कभी भी जलाओ तो उसके अंदर से अग्नि ही निकलेगी। अगर लकड़ी को जलाने के बाद उसमें से जल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, उसमें उसके अंदर अग्नि छिपा हुआ है। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से अग्नि ही बाहर आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है अग्नि तत्व का, अग्नि तत्व से वो बना हुआ है, तो इनसेपरेबल है। तो उससे हम वो गुण और कर्म उस द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। अभी लता मंगेशकर जब तक जीवित थी, उसके अंदर का आवाज निकाल दिया जाए तो वो लता मंगेशकर कही जाती क्या, नहीं। वो उसके अंदर थे, वो गुण उस लास्ट क्षण तक उसके अंदर वो गुण थे। वैसे ही सभी द्रव्य के अंदर गुण और कर्म होते ही, इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल है, एसोसिएटेड विद देम। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जिंजर लिया था। ये जो है हर्ब, चाय में हम डालते हैं, क्यों, उसको उसका हॉटनेस आता है, क्योंकि सर्दी हो गई है, तो सर्दी हो गई है तो हम क्या करते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, और वो अदरक अदरक वाली चाय हम पीते हैं, जिससे कि हमारी सर्दी कम हो जाती है, क्योंकि कोल्डनेस बढ़ गया है तो हमें हॉटनेस से उसको कम करना है। विरुद्ध ये हम अप्लाई करते हैं ना, विरुद्ध गुण। तो फिर उसका गुण हॉट है और लाइट है, और इम्प्रूव डाइजेशन, और वो डाइजेशन में उसका कर्म क्या है, हमारा डाइजेशन वो अच्छा करता है। तो ये हो गया द्रव्य। फंक्शन और कर्म, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या, ये जो है आपका जो बुक है, पेज नंबर 10, पेज नंबर इंग्लिश का है मेरा बुक, ये हिंदी के बुक आपका देखो आप, कॉमन स्पेसिफिक, पेज नंबर 10, जहाँ पे ये, नहीं, पेज नंबर है 10, 11, 12, सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, ये टेबल के नीचे नेक्स्ट पेज है। उस नेक्स्ट पेज पे ये जो हेतु सूत्र, थ्री प्रिंसिपल आयुर्वेदा के नेक्स्ट पेज, उस पेज पे दिया हुआ है। 10 नंबर का पॉइंट है एलिमेंट्स, 11 नंबर का पॉइंट है फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है, प्रयत्नादि कर्म चेष्टि मुच्यते, यानी कि जो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नादि करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। उत्क्षेपण, उसमें उत्क्षेपण ऊपर उठाना, अपवर्ड मूवमेंट, जो भी मूवमेंट ऊपर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट, जो भी हम ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उसको कहते हैं उत्क्षेपण। उसे क्या कहेंगे, उत्क्षेपण। ये कर्म की ये मूवमेंट है, ये हमारा कर्म करने की मूवमेंट है, उत्क्षेपण यानी अपवर्ड मूवमेंट। हम अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, तो ये हो गया उत्क्षेपण। अवक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट, जो कि हम नीचे झुकते हैं, नीचे करते हैं। अभी यही हाथ ऊपर उठे हैं, उसको हम नीचे लाएंगे तो वो अवक्षेपण हो गया। इस तरह से ये नीचे झुक गई तो ये हो गया अवक्षेपण, डाउनवर्ड मूवमेंट। जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है। जैसे हमने कुछ भी खाया, तो खाने के बाद क्या होता है कि वो जो निवाला होता है, वो निवाला हमारे मुंह में डालने के बाद वो हमारे गले से होते हुए नीचे स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो इस तरह से वो नीचे जा रहा है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। और अवक्षेपण क्या हो रहा है, कुछ ब्लड वेसल्स ऊपर लेके आ रही है, ब्लड को ऊपर लेके आ रही है, वो उत्क्षेपण मूवमेंट हो गया। और अवक्षेपण नीचे जाने का, जो भी मूवमेंट नीचे जाने की होगी वो अवक्षेपण होगा। अंकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल्स हैं हमारे हाथ के,
ये मसल्स जब हम हाथ सीधा करते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो हाथ मोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जैसे ये हाथ हम मोड़ते हैं तो वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अंकुंचन, इसको क्या कहते हैं? ये मूवमेंट है अंकुंचन। फिर प्रसरण, प्रसरण यानी एक्सपांशन। हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम वो जैसे ही हम सांस लेते हैं वो फूलता है, प्रसरण हो गया। जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो डायफ्राम ऐसा अ, पास में आ जाता है। जैसे कि बलून, बलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो ऐसा फूलता है, और उसमें से हवा निकल जाए तो वो अ, प्रसरण पाता है, यानी कि एक्सपांशन और प्रसरण। प्रसरण यानी एक्सपांशन, और अंकुंचन यानी कि साथ ही में आना, नजदीक आना। तो ये बलून जैसा ही हमारे लंग्स जो है, लंग्स हवा भरते हैं तब वो फूलते हैं, हवा निकल जाती है तो अंकुंचन पाते हैं, अंकुंचन हो जाता है उसमें। तो ये प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन मसल्स में भी होता है, लंग्स में भी होता है, हार्ट में भी होता है। तो ये प्रोसेस जो है, ये मूवमेंट जो है, ये हमारे शरीर में सेल्स में होती है, ऑर्गन्स में होती है। गमन यानी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी ये जो है ये सभी डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट कहेंगे, वो गमन। तो ये मूवमेंट्स है। उत्क्षेपण, ये है उत्क्षेपण। फिर ये अवक्षेपण, फिर आंकुंचन, प्रसरण और गमन। गमन यानी सभी दिशा में मूवमेंट होना, वो है गमन। जैसे कि ब्लड, ब्लड नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है, सभी डायरेक्शन में जा रहा है ब्लड। तो ये गमन कर्म है उसका। कर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन एंड सेपरेशन। अभी कर्म जो हम करते हैं, जो भी हमारे शरीर में कर्म हो रहा है, तो ये जो प्रोसेसेस हो रही है, तो ये कुछ यूनियन हो रहा है, कुछ सेपरेशन हो रहा है, कुछ यूनियन हो रहा है, कुछ सेपरेशन हो रहा है। अभी ये क्या है, तो ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हार्ट पंपिंग, प्रसरण अंकुंचन। इंटेस्टाइनल मूवमेंट, गमन। इंटेस्टाइनल मूवमेंट सभी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी। कर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन एंड सेपरेशन। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि यूनियन और एक्सपांशन क्या है। इन आयुर्वेदा कर्म मीन्स एक्शन, मूवमेंट और फंक्शन। ये हमें पता है कि कर्म मीन्स क्या है, कि एक्शन है, मूवमेंट है, या उसका फंक्शन है। इज द एक्टिव प्रिंसिपल दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज। और ये कर्म करने के बाद क्या होता है, ये एक्टिव होता है कि एक्टिवली उसका कन्वर्जन किस में होता है, कुछ तो चेंज होता है। कर्म करने के बाद कुछ तो चेंज होता है। आयुर्वेदा स्टेट्स कर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ यूनियन एंड सेपरेशन। संयोग और विभाग, उसको हिंदी में कहेंगे संयोग और विभाग। तो यूनियन, कर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन, के लिए भी कर्म करना पड़ता है, और सेपरेशन के लिए भी कर्म करना पड़ता है। व्हाट इज यूनियन एंड व्हाट इज सेपरेशन? यूनियन यानी कि ज्वाइनिंग, कमिंग टुगेदर, कॉम्बिनेशन। Separation means detachment, division, breaking out. These two processes are continuously in the body due to karma. Karma creates joining. अभी डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, अ, ये ज्वाइनिंग और सेपरेशन कैसे होता है हमारे शरीर में? क्या होता है जब हम कुछ भी खाते हैं, तो वो जो निवाला है वो हमारे स्टमक में आता है, फिर यहाँ पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है मतलब क्या होता है, कि वो जो चपाती खाई है, सब्जी खाई है, दाल खाई है, जो जो भी कुछ हमने खाया है, उसका क्या होगा, विभाग होगा, फिर उसका फिर संयोग होगा, फिर ब्लड बनेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल अंदर आया है, उस फूड मटेरियल का विभाग होगा, फिर संयोग होगा, फिर उसका ब्लड बनेगा,
फिर से जब वो ऑर्गन में जाएगा, फिर उसका विभाग होगा, संयोग होगा उसके लिए धातु पोषण। फिर इसी से क्या होता है कि डाइजेशन के बाद ये धातु पोषण होता है, फिर मल निवृत्ति होती है, ओजस प्रोडक्शन होता है। तो इन सब में क्या होता है कि, और ये सब कुछ कौन करता है? फायर। फायर उसको विभाग और संयोग, संयोग और विभाग का काम करता है। तो इसमें डाइजेशन क्या है? यूनियन का प्रोसेस है। फूड कंबाइंस विद डाइजेस्टिव फायर, अग्नि। जो अग्नि है, अग्नि से फूड कंबाइन होता है, और न्यूट्रिएंट्स यूनाइट विद टिश्यूज, धातुज, और फिर धातुज में उसका कन्वर्जन होता है, यूनाइट होते हैं और वो धातु बनता है। फिर उससे सेल फॉर्मेशन होता है। एक सेल फॉर्म हो गई, फिर एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल बन के टिश्यू बनता है। फिर ये टिश्यू 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 बन के ऑर्गन बनता है। फिर ये ऑर्गन का पूरा सिस्टम ही टिश्यू 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 से पूरा सिस्टम ही बनता है। फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। इस तरह से ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गई। ऐसे तो 12 डाइजेस्टिव, सॉरी, अलग अलग सिस्टम्स है हमारे बॉडी में। तो ये एक सेल फॉर्मेशन हो गया। और हर दिन, हर क्षण हमारे शरीर में सेल फॉर्म होती रहती है, मरती रहती है, फॉर्म होती रहती है। उसका कुछ दिन वो रहते हैं, उसका काम करते हैं, फिर वो डेड हो जाते हैं, फिर से बनते हैं, फिर से डेड हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। तो इसलिए इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होता रहता है हमारे शरीर में। फिर सेल्स ज्वाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू ज्वाइन से ऑर्गन बनते हैं। अभी हीलिंग की प्रोसेस कैसे होती है हमारे? हीलिंग की प्रोसेस में भी ये संयोग और विभाग होके ही हीलिंग होगा हमारे शरीर में। अभी यहाँ पे हिमेटोमा हो गया है, फॉर्मेशन। ये जो बोन है, ये बोन में यहाँ पे कुछ तो हो गया है, हिमेटोमा हो गया है। ऐसे जैसे हम गांठ कहेंगे, उस तरह से हो गया। तो फिर क्या करती है हमारी सेल्स? क्या करते हैं? उसको कट करते हैं। कट करने के बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं, न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं यहाँ पे। फिर न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, और न्यू ब्लड सेल्स बन के वो जो स्पॉन्जी बोन है, और ट्रेबेक्यूली, एक्सटर्नल कैलकुलस, ये जो है ये एक्सटर्नल कैलकुलस है। फिर यहाँ पे न्यू सेल्स फॉर्म होके बोनी कैलकुलस स्पॉन्जी बोन्स। फिर यहाँ पे ये हील्ड फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर हो गया था, ये यहाँ पे इसे फ्रैक्चर हो गया था, ये फ्रैक्चर हो गया था। तो ये फ्रैक्चर धीरे धीरे करके ये ऐसा जुड़ने लगता है। ये फ्रैक्चर जो है, ये धीरे धीरे इस तरह से जुड़ने लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद में हीलिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है, और सेल्स, नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। और नए सेल्स फॉर्म हो जाने के बाद, बनने के बाद वो सब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, वो जुड़ जाते हैं, और न्यूली यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, और वो बोन अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये रीमॉडलिंग हो जाता है उसका, जो कि फ्रैक्चर हो गया था, ब्रोक हो गया था। ब्रोकन बोन रीयूनाइट्स, इस तरह से वो रीयूनाइट हो जाता है। वुंड्स हिल बाय टिश्यू यूनियन। अभी ये वुंड, जो भी कुछ भी हमें वुंड हो जाता है, यानी कि कुछ हो गया, जल गया या कुछ हो गया, तो घाव जिसे हम कहते हैं, कोई घाव हो गया, तो वो भी अपने आप हील हो जाता है। कैसे? ये टिश्यूज का यूनियन हो जाता है, उसका संयोग हो जाता है, एक 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 एक, एक टिश्यू में बनते हैं वहां पे नए नए नए, और वो वुंड हीलिंग हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है घाव। कुछ दिनों में वो घाव अच्छा हो जाता है। ऑल दीज ऑकर ड्यू टू फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ कर्मा। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म है। कर्म यानी कि कुछ तो घट रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे प्रोसेस हुई ना, उसी को तो हम कर्म कहते हैं। तो ये बनने का, हील होने की प्रोसेस हो गई, यही कर्म है, यही एक्टिविटी है, फंक्शनल एक्टिविटी है ये। तो ऑल दीज ऑकर ड्यू टू द फंक्शनल एक्टिविटी कर्म। हाउ कर्म कॉजेस एक्सपांशन। अभी ये तो जुड़ने की प्रोसेस हो गई, ये संयोग था।
ये क्या हो गया, ये संयोग की प्रोसेस थी। अभी सेपरेशन कैसे होता है? हाउ कर्मा कॉजेस सेपरेशन? कर्मा ऑल्सो कॉजेस ब्रेकिंग डाउन, अपार्ट और डिटैचमेंट। कुछ चीजें हैं जिसको तोड़ दिया जाता है और सेपरेट किया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड में हर एक सेल में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। हमारे सेल में हर एक सेल में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। और वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो जाने के बाद कुछ तो ऐसे सब्सटेंस बनते हैं, ऐसे द्रव्य बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो उसे रिमूव करना हमारे शरीर को एकदम जरूरी होता है। तो वो क्या हो गया, जैसे ही वो मेटाबॉलिज्म हुआ तो ब्लड में मेटाबॉलिज्म, हर एक सेल में मेटाबॉलिज्म होने के बाद वहां पे जो वेस्ट मटेरियल बना है वो किडनी में सब ब्लड आता है। फिर किडनी क्या करती है, उसके उसको छानने का काम करती है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, चाय छानते हैं ना, सभी चाय ऊपर रह जाती है और नीचे उस ट्रेन में सभी चाय पत्ती रह जाती है और नीचे हमारे कप में चाय आ जाती है। तो उसी तरह से किडनी क्या करती है कि वहां का जो वेस्ट मटेरियल है उसको छान के ब्लैडर में डाल देती है। वो ब्लैडर फिर क्या करता है, हमारे शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसको सेपरेट किया। यहाँ पे क्या किया, ब्लड में से जो रिमूवल टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे उसको निकालने का काम किया, सेपरेशन का काम किया। तो वो सेपरेशन जो है वो फिल्टर, किडनीज क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को। फिर रिमूव वेस्ट मटेरियल रिमूव करती है, वो नीचे आता है, यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर वो बाहर डाल दिया जाता है। यूरिन फॉर्म होता है। या यूरिन मतलब वही होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये किडनी क्या करती है, सेपरेशन का काम करती है। उसी तरह से स्टमक भी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसमें से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो ब्लड में मिक्स होते हैं, हार्मोन्स मिक्स होते हैं। फिर उसके बाद में उसमें से सेपरेशन होता है, कुछ डाइजेस्टिव प्रोटीन्स वगैरह उसमें मिक्स हो जाने के बाद एसिड उसका सेपरेशन करता है। अनवांटेड जो होता है फिर ब्लड उसको सोक कर लिया जाता है, उसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उसका ब्लड में कन्वर्जन होता है। और जो नहीं चाहिए वो सॉलिड वेस्ट जो है, अभी यहाँ पे क्या किया, सेपरेट किया। जो जो आवश्यक है उसको एब्सॉर्ब कर लिया ब्लड वेसल्स में। और जो सेपरेट नहीं चाहिए उसको क्या क्या कर रहे हैं, फिर उसको यहाँ से इसोफेगस से नीचे ढकेल दिया जाता है, आगे पुश किया जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फिर। तो यहाँ पर भी सेपरेशन का काम हो गया। तो संयोग और विभाग, अब ये सब विभाग के का है। पैनक्रियाज में भी वैसे ही होता है। मैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम होता है यहाँ पे। इंटेस्टाइन में भी यहाँ पे भी जो फूड मटेरियल है, जो एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को वो एब्सॉर्ब करते हैं, और जो फूड वेस्ट है उसको आगे 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 पुश किया जाता है और स्टूल फॉर्म होता है। और जो नहीं चाहिए लास्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे लास्ट में जो नहीं चाहिए, सब एब्सॉर्प्शन हो जाने के बाद जो नहीं चाहिए वो एनस में आता है। फिर एनस से रेक्टम से उसे स्टूल के फॉर्म में बाहर डाल दिया जाता है। तो ये हो गया विभाग, सेपरेशन, सेपरेट किया और बाहर डाल दिया। अभी ये हो गए एग्जाम्पल्स, किडनी है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ये सभी क्या करते हैं, बाहर डाल देते हैं। एक्सक्रीशन, वेस्ट सेपरेट्स फ्रॉम अनयूजेबल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि यूरिन और स्टूल एक्सपेल किया जाता है अपने शरीर से बाहर। फिर ये तो वेस्ट मटेरियल हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया। ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स क्या करते हैं, एयर को, जो वेस्ट एयर है हमारे शरीर में, वो यूनियन, इनहेलेशन क्या है, यूनियन ऑफ एयर विथ लंग्स। लंग्स में क्या होता है, वहां पे यूनियन होता है, ऑक्सीजन उसमें डाला जाता है ब्लड में। तो इनहेलेशन ये
संयोग है, यूनियन ऑफ एयर विथ लंग्स। एक्सेलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर में जो अनवांटेड एयर बनी है उसको सेपरेट किया जाता है लंग्स के द्वारा, और उसे एक्सेलेशन के थ्रू हम बाहर डाल देते हैं। सांस लेते हैं तब यूनियन होता है एयर का, सांस छोड़ते हैं तब एयर, अनवांटेड एयर बाहर डाल दी जाती है सेपरेट करने के बाद। फ्रॉम फूड टू एनर्जी, फ्रॉम ब्लड टू यूरिन, these organs play a vital role in keeping your body in balance। तो इस तरह से ये जो है ये वाइटल रोल हमारी बॉडी में होता रहता है। सेल, ये एक एक स्मॉल सेल्स जो है वो सेल्स सेपरेट एंड डिस्ट्रॉय। वो ओल्ड सेल्स सेपरेट होते हैं एंड डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो पुराने हो जाते हैं सेल, 120 डेज का उनका लाइफ स्पैन होता है। एक सेल जन्म लेती है, वो 120 डेज के बाद वो मर जाती है। अ, तो ये उसका भी प्रोसेस है। स्प्लीन नामक हमारे एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन में वो ब्लड क्या करता है, जो मरे हुए सेल है, वो स्प्लीन क्या करती है, उसको खा लेती है। खा लेती है मतलब उसको अपने अंदर एनगल्फ करती है। एनगल्फ करने के बाद उसका सब सेपरेशन होता है, सेपरेट किया जाता है। जो ओल्ड जो सेल होता है तो उसका एक एक कंटेंट सेपरेट किया जाता है, और वो फिर रीयूज होता है। मरने के बाद भी हमारे बॉडी में वो मरी हुई सेल जो होती है उसका सेपरेशन होता है, फिर उसका रीयूज किया जाता है। तो इस तरह से ये सेल मरते भी है। ओल्ड सेल सेपरेट एंड आर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। न्यू सेल्स रिप्लेस देम, और वहां पे न्यू सेल्स बनते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस अबाउट 25 मिलियन न्यू सेल्स एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड में हमारा 25 मिलियन न्यू सेल्स बन रही है हमारे बॉडी में। तो ये जो है ना कि कोई भी रोग हमें जब होता है, डिसीज हमें जो होता है ना, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा परमानेंट है। अगर आप मेंटली मानसिक रीत्या अगर सोचोगे कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, तो ये जो न्यू न्यू सेल्स बन रही है, डेड सेल्स मर रही है, तो इसका जो प्रोसेस है ना अंदर, हमारे अंदर, वो अच्छी तरह से होगा। और वो जो डिसीज है वो डिसीज जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन मेंटली आपको वो सोचना होता है कि हाँ, मेरे अंदर एक शक्ति है जो हीलिंग होती है, हमारे यहाँ हमारे शरीर में न्यू सेल्स बनते रहते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अच्छी तरह से काम करता है, और जल्दी से वो हो जाता है। फिर यूनियन मतलब क्या है? फिर यूनियन यानी कि संयोग, ज्वाइनिंग, कमिंग टुगेदर और कॉम्बिनेशन। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, और सेपरेशन विभाग, विभाग मतलब डिटैचमेंट, जो डिटैच हो जाते हैं सभी एलिमेंट्स जो बने थे वो, और डिवीजन होता है उसका, और ब्रेकिंग अपार्ट होता है। These two processes occur continuously in the body due to कर्म। और ये कर्म के कारण ही होता है ना। अगर वैसे ही बैठे रहेगा वो सेल, वैसे ही बैठे रहेगी, अगर कुछ फंक्शन नहीं करेगी, फंक्शन यानी कि कर्म अगर फंक्शन ही नहीं हुआ, तो ये सेपरेशन नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा, और डिसीज जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में होता ही रहता है, तो यही कर्म है, हमारे बॉडी में होने वाला कर्म है। व्हाई सेपरेशन विभाग इज इसेंशियल। अभी ये सेपरेशन और विभाग क्यों इसेंशियल है? क्योंकि इसके सिवा ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस यूजफुल सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड एंड वेस्ट एंड टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड। ये किसके लिए, किस लिए यूज है? क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं हुई तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर नहीं डाले जाएंगे, और टॉक्सिन्स बाहर न डाले जाने के कारण हमारे बॉडी में इंफेक्शंस बढ़ जाएंगे। ये डेड सेल्स जो है, ये डेड सेल्स को इन्फेक्शन में कन्वर्जन होता जाएगा, और इन्फेक्शन होके मृत्यु हो सकती है। तो आम, मल बढ़ेगा। टॉक्सिन्स मतलब क्या है? आमवात हो गया, हम बोलते हैं ना, मल का फॉर्मेशन हो जाता है फिर। तो ये
टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, ये सब एकत्रित होने लगते हैं। मीनिंग ऑफ टॉक्सिन्स, आम क्या है? आम यानी कि जो इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड है, स्टिकी स्टिकी रहता है, टॉक्सिक मटेरियल, वीक जो होता है, ये होता है आम, जिसे हम आम कहते हैं। आमवात हो गया। फॉर्म्ड व्हेन डाइजेशन और वेस्ट इज नॉट एलिमिनेटेड, ये आम क्यों कब बनता है? जब डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है और वेस्ट बाहर नहीं डाला जाता है, तब ये आम बढ़ता है। आम इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीजेस, और यही कफ, कफ आम जिसे हम कहेंगे, यही रूट कॉज होता है बहुत सारे डिसीजेस का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अब जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले, तो डाइजेस्टिव फूड इज डाइजेस्टेड बाय द अग्नि। न्यूट्रिटिव पार्ट एब्सॉर्ब्ड, उसमें जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है वो एब्सॉर्ब होता है, जो यूनियन से बना वो एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वेस्ट जो है वो सेपरेट एक्सपेल किया जाता है बाहर। तो ये यूनियन और विभाग का एग्जाम्पल है। इफ सेपरेशन फॉल्स, अगर ये सेपरेशन नहीं हुआ, वेस्ट मटेरियल है ये न्यूट्रिटिव पार्ट है, ये एब्सॉर्ब होना ही चाहिए बॉडी में, तो ही ब्लड बनेगा। और ये वेस्ट जो है वो सेपरेट और एक्सपेल होना ही चाहिए, शरीर से बाहर डाल ही देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होके वो अंदर ही रुक गया तो फिर वो स्टोन्स बनने लगते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर जाना जरूरी है। अगर ये नहीं गए तो undigested food remains in the intestine, fermentation and putrefaction occurs and toxins आम accumulated, और वहां पे क्या होता है फिर आम बनने लगता है। तो ब्लोटिंग होता है, फिर गैसेस होते हैं, पेट ऐसे फूलने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आईबीएस होता है। तो ये सब रिजल्ट है फिर इसके। ये बाहर नहीं जा गया टॉक्सिन्स, तो ब्लोटिंग होगा, गैसेस बनेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, आईबीएस होगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट है फिर उसका। यूरिनरी सिस्टम में भी वैसा ही होता है। ब्लड इज इन्फिल्ट्रेटेड बाय किडनीज, किडनीज में ब्लड फिल्टर होता है, टॉक्सिन सेपरेट किए जाते हैं यूरिन के फॉर्म में। और जब ये वेस्ट रिमेन्स इन द ब्लड, अगर ये यूरिक यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अगर ये यूरिक एसिड शरीर के बाहर नहीं डाल दिया जाए तो हमें चक्कर आते हैं। जब यूरिया बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो क्या होता है कि हाँ ऐसे चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाता है आदमी। तो ये टॉक्सिन्स जो है ये यूरिन के थ्रू बाहर डालने बहुत जरूरी होता है। अगर ये रह गए, वेस्ट एलिमेंट रिमेन्स इन ब्लड, अगर वो ब्लड में ही रह गया टॉक्सिक, तो लोड आता है, टॉक्सिक लोड इंक्रीजेस, इडीमा, सूजन आ जाती है, फिर पैरों में सूजन आ जाती है, फटिग्स होते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स होती है, किडनी स्टोन्स होते हैं। तो इस तरह से उसका रिजल्ट होता है फिर स्वेटिंग। ऐसा ही नॉर्मल कंडीशन में स्वेट ग्लैंड्स रिमूव एक्सेस सॉल्ट एंड टॉक्सिन्स, हमारे स्किन से, स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के पसीने के थ्रू हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर डाले जाते हैं। अगर ये स्वेट ग्लैंड्स बाहर नहीं डाल पाई ये सॉल्ट्स को और टॉक्सिन्स को, तो क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर ऐसे फोड़े आ जाते हैं, गांठें बनने लगती है। टॉक्सिन्स रिमेन्स इनसाइड द बॉडी एंड स्किन डिसीजेस आज हो जाते हैं फिर। बैड बॉडी ओडर, फिर वो पसीने का बहुत गंदी बदबू आती है। हीट इनटॉलरेंस, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जब पसीना बाहर पड़ता है ना तो हमारा शरीर ठंडा होता है। जैसे जैसे पसीना बाहर आता है वैसे वैसे हमारा शरीर ठंडा होता है। अगर किसी को पसीना ही नहीं आ रहा है तो वो हीट अंदर ही रह रही है, बाहर नहीं जा पा रही है, तो वो हीट